हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। वीडियो नंबर 9वां है, यूनिट नंबर 5 है और आज मंडे है तो MSN 1 है, क्योंकि MSN आपका फर्स्ट पेपर होता है और इस सप्ताह का पहला वीडियो भी है। तो इस प्रकार से यह MSN 1 है GNM सेकेंड ईयर के लिए। यूनिट नंबर 5 का शुरू कर रहे हैं और यह वीडियो नंबर 9वां है। यूनिट नंबर 5 में हमको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है तो इस चीज़ को चलिए हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि सीरम का समूह होता है। हमारे ब्लड में विभिन्न प्रकार के आयन होते हैं, ठीक है। वो आयन क्या करता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे जो है तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब क्या है, आयन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, जिससे हमको विभिन्न प्रकार के चीज़ों से सुरक्षा मिलता है, ठीक है। अब यह ब्लड में सीरम में मौजूद होता है तो किसका लेवल कितना होता है आज चलिए हम लोग जानेंगे। और साथ में आपके जनरल लाइफ में भी यह मदद करेगा, क्योंकि आप लोग सीखेंगे कि किस कंडीशन को हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं, किस कंडीशन को हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, किस कंडीशन को हाइपो जो है हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। सारा चीज़ देखेंगे आप जो लोग। और साथ में 2 प्रश्न लॉन्ग भी लेकर आए हैं, यानी 3 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और 5वां चैप्टर आज आपका यहाँ पे समाप्त भी हो जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग हैं ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन करें। यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा भी गया है एग्जाम में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के बारे में। चलिए देखते हैं यह असंतुलन होता क्या है। देखिए, शरीर में विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सीरम में पाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स का समान मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपके शरीर में जैसे ही कैल्शियम का मात्रा घटता है, सोडियम का मात्रा घटता है या बढ़ता है, तो आपके शरीर का जो क्रिया करने का जो क्षमता है वह प्रभावित हो जाता है। जैसे अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला समस्या है किसी को, तो उसको सोडियम का मात्रा कम दिया जाता है, ताकि उसका जो है शरीर का जो BP है वह अनकंट्रोल ना हो, क्योंकि सोडियम BP को क्या करता है, बढ़ा देता है, हार्ट के फंक्शन को बढ़ा देता है, जिससे BP भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सोडियम बढ़ने से प्रॉब्लम होता है, घटने से भी प्रॉब्लम होगा। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो ग्लूकोज बढ़ने से चीनी हो जाता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कम जाता है तो उससे भी समस्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे भी समस्या होता है। तो मीन्स यह इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे शरीर में सीरम में मौजूद होता है, यह हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के क्रिया जो है, शरीर के जो क्रिया है उसको करने के सुचारू रूप से इस इलेक्ट्रोलाइट को एक संतुलित मात्रा में, समान मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर यही सब इलेक्ट्रोलाइट जो सीरम में मौजूद होता है इसमें असमानता हो जाता है, या फिर यूँ कहा जाए तो इसमें कमी या बढ़ोतरी हो जाता है, तो जिसके कारण हमारे शरीर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब शरीर का क्रिया कार्य करने की जो विधि है वह प्रभावित होता है, और फिर जो है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। समझ गए। चलिए, अतः शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता में उतार चढ़ाव या कमी या अधिकता हो जाने पर व्यक्ति में कई असमान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यही स्थिति इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि शरीर को अच्छे से सुचारू रूप से चलने के लिए जो सीरम में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ब्लड में जो सीरम है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका समान मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता कंसंट्रेशन में उतार चढ़ाव या कमी अधिक होता है तो व्यक्ति में एबनॉर्मल सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण दिख जाते हैं, जिसके जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मानव शरीर में निम्न इलेक्ट्रोलाइट महत्वपूर्ण होते हैं, वह इनकी निर्धारित मात्रा कम या अधिक होने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन उत्पन्न होता है। अब हमारे बॉडी में जो है अध्ययन के बाद विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का जो मात्रा होता है वह फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है। अब इसमें कम या अधिक होने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। ये अभी तक हम समझे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता क्या है, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग इंग्लिश अभी दिया गया है। अब यहाँ पे यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके डेली लाइफ में या फिर मेडिकल क्षेत्र में, या एक आप कॉमन आदमी नॉर्मल इंसान है फिर भी आपको ये चीज़ जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर होगा। कैसे, देखिए,
इस साइड आपके विभिन्न प्रकार के सीरम का जो है आयन का नाम दिया है, ठीक है, यह आयन का नाम है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो सीरम में मौजूद होता है ब्लड के, ठीक है। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद है, यही सब तो तत्व है ना। तो इसका ही मात्रा में कमी या बढ़ाव जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाता है। लेकिन यह सब के सब समान मात्रा दिया गया है बॉडी में, इसका मात्रा इतना समान नॉर्मल होता है, इतना से इतना के बीच में अगर किसी को इस सब का अगर जो है चीज़ें है, वैल्यू है, रेंज है, तो फिर वह व्यक्ति सही माना जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस साइड का है यह आपका निम्न सीमा है, इससे कम होगा तो दिक्कत है, इससे अधिक होगा तो दिक्कत है। अगर इसके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है, समझ गए। चलिए एक एक करके देखेंगे। इस साइड आयन है, समझ गए ना, इस साइड से आयन है और इस साइड इसका नॉर्मल रेंज है, समझ गए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को याद कैसे रखना है। मात्रम आपको 6 से 7 हम लोग बताएंगे जो महत्वपूर्ण है, इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। कैसे? सोडियम है, सोडियम हमारे शरीर में कितना होता है, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यह जो है आपका, ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं कहीं आपको डेसी लीटर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो किस में लीटर में होता है और कौन डेसी लीटर में होता है, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और क्लोराइड है, ये तीनों के तीनों लीटर में मौजूद होता है, पर लीटर में, ठीक है। देख लीजिए, सोडियम की मात्रा बॉडी में 135 से लेकर अगर 145 MEQ पर लीटर है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। क्लोराइड की मात्रा समझ रहे ना, क्लोराइड की मात्रा Cl जिसको बोलते हैं, यह क्लोराइड की मात्रा अगर शरीर में 96 से लेकर 106 MEQ मीन्स मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो आपका बॉडी में क्लोराइड सही है। पोटेशियम की बात किया जाए तो स्त्री में पोटेशियम की मात्रा आ जाता है बहुत कम होनी चाहिए। 3.6 से लेकर 5.2 MEQ पर लीटर, इतना अगर बॉडी में पोटेशियम की मात्रा है तो ठीक माना जाता है। इतना के बीच में अगर इसमें घटाव और बढ़ाव होगा तो यह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के स्थिति होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यह डेसीलीटर में मौजूद होता है। ठीक है, नीचे के तीनों आपको डेसीलीटर में मिलेगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, यह तीनों डेसीलीटर में मौजूद होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम 8.6 से 10 mg प्रति DL होनी चाहिए। वहीं पर बात किया जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे शरीर में चूँकि यह बहुत रिएक्टिव होता है, तो यह हमारे शरीर में भी बहुत कम मात्रा में होता है। 1.6 से लेकर 2.6 MEQ प्रति DL, समझ गए। फॉस्फेट आयन हमारे बॉडी में 2.5 से लेकर 4.5 तक होता है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ये पॉइंट दिमाग में ना रहे तो क्या याद रखना है, 16 से 26 और बीच में पॉइंट लगा देना है। ठीक है, 16 के बीच में भी पॉइंट और 26 के बीच में भी पॉइंट। ऐसे अगर नहीं याद रहे 1.6 से लेकर 2.6 तक, तो आपको नॉर्मली 16 से 26 याद रखना है और बीच में पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट देना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही याद रखिएगा फॉस्फेट आयन का कि 25 से 45 और बीच में पॉइंट लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए कैल्शियम हमारे बॉडी में 8.6 से लेकर 10 तक mg प्रति DL में होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, हाइपोग्लाइसेमिया है। हाइपोग्लाइसेमिया, अब ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं। देखिए नॉर्मल अगर किसी का चीनी ग्लूकोज रेट 70 से अगर 100 होता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना नॉर्मल होता है। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति कब होती है? जब 70 से कम होती है। ठीक है, जब 70 से कम होती है तो यह हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति होती है। और बात किया जाए अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग में है और उसका अगर हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का बढ़ जाना अगर 125 से बढ़ जाता है फास्टिंग में, तो यह हाइपरग्लाइसेमिया होता है। और भोजन के बाद अगर 180 से अधिक आ रहा है ग्लूकोज का लेवल, तो फिर यह जो है डायबिटीज़ में आता है। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। बाकी
70 से कम तो नॉर्मल रेंज है, कम ने कहा कि इससे कम होगा तो हाइपोगैल्सेमिया, लेकिन सीवियर हाइपोगैल्सेमिया 55 से अगर किसी को कम जाता है, 55 mg प्रति DL से अगर कम जाता है ग्लूकोज का लेवल, तो उस व्यक्ति में इमीडिएट जो है दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया होने से, जो कि 55 से कम होने पर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप याद रखिए कि कितना क्लोराइड, कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना मैग्नीशियम, कितना फॉस्फेट आयन होता है, यह सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा PDF से, तब समझ में आएगा। समझ गए? चलिए, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में असंतुलन होने पर इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अगर देखिए 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो सीरम लेवल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट या तो बढ़ जाएगा, जो भी आयन हम लोग देखे हैं, तत्व देखे हैं, या तो बॉडी में सीरम में उसका मात्रा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यही ना होगा। बीच वाला रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, या तो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है, या तो घटेगा तो प्रॉब्लम है। तो इस सीरम इलेक्ट्रोलाइट को असंतुलन होने पर किस नाम से जानते हैं, यानी बढ़ने वाले को क्या कहते हैं और कम जाता है तो क्या कहते हैं, तो चलिए देखेंगे। मेरे डियर, आप लोग को मैं एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। अगर बढ़ने की बात करेगा अधिकता का, तो ध्यान में रखिएगा हाइपर होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ के, कोई भी सीरम का इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने के बात करेगा तो उसके पहले हाइपर लगा होगा। अगर कम का बात करेगा तो उसके पहले हाइपो लगा होगा। ठीक है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कमना, हाइपो होता है। ठीक है, हाइपो मीन्स कमना, कम, और अधिकता मतलब होता है हाइपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब इन सभी तत्वों को, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं? देखिए, सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता, दोनों है सोडियम। अब हम लोग जानते हैं सोडियम को हम लोग केमिस्ट्री में जो है इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, तो Na से करते हैं। Na से करते हैं ना सोडियम को। ठीक, अगर आपका सोडियम में Na याद रहेगा, Na सोडियम का सूचक Na होता है, बस आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। कैसे? देखिए, सोडियम की कमी कह रहा है तो हाइपो है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सोडियम को Na से सूचित करते हैं तो नेट्रेमिया, नेट्रेमिया यहाँ भी होगा और नेट्रेमिया अधिकता में भी होगा। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइपो है और यहाँ पे हाइपर है। हाइपर मीन्स सोडियम का अधिकता और हाइपो मतलब सोडियम का कम, और इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग इसे नेट्रेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रेमिया। तो जोड़ दीजिएगा, तो हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का कम और सोडियम का अधिकता मतलब हाइपर नेट्रेमिया। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से पोटेशियम है, पोटेशियम का कमी और पोटेशियम का अधिकता क्या होता है? तो मेरे डियर, आप लोग जानते हैं पोटेशियम का हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? के से। के से डिनोट करते हैं ना पोटेशियम को, तो ठीक यही है। देखिए यहाँ पे के है ना, के यहाँ पे के है ना स्टार्टिंग, ठीक समझ आइए। हाइपो मीन्स कम और कैलमिया मीन्स कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, कैलमिया मीन्स के से शुरू है तो पोटेशियम होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम को हम लोग केमिस्ट्री में के से डिनोट करते हैं, तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, कैलमिया यहाँ भी, कैलमिया यहाँ भी। अंतर क्या है? यहाँ पे हाइपर है मतलब कैलमिया का बढ़ जाना, पोटेशियम का बढ़ जाना। यहाँ पे हाइपो है, हाइपोकैलमिया है मीन्स पोटेशियम का कम जाना। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, बॉडी में मैग्नीशियम का बढ़ना और यहाँ पे कमी, यहाँ पे बढ़ना। अगर हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, mg से, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इसका नाम से ही स्पष्ट है, मैग्नेसेमिया नाम से स्पष्ट है। मैग्नीशियम है तो मैग्नेसेमिया, तो हाइपो लगा दीजिएगा तो हाइपो मैग्नेसेमिया, और हाइपर लगा दीजिएगा तो हाइपर मैग्नेसेमिया, मतलब यह अधिक होना और यह कम जाना, मैग्नेसेमिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है कि कैल्शियम की कमी और कैल्शियम की अधिकता। अब हम लोग जानते हैं कैल्शियम को किस चीज़ से, यहाँ पे नाम से भी यह स्पष्ट है, कैल्सेमिया और कैल्सेमिया। ठीक है, बस अंतर है, हाइपो लगा दीजिएगा और यहाँ हाइपर लगा दीजिएगा। हाइपर मीन्स बढ़ना, हाइपो मीन्स कमना। हाइपर कैल्सेमिया मीन्स कैल्शियम का अधिकता, हाइपो कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का कमी होना। बस नाम से स्पष्ट है। मैग्नेसेमिया मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम, और उसके पहले हाइपो लगाइए या हाइपर लगाइए, वो डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है ना, चलिए,
ये हो गया। उसी प्रकार से एक और जोड़ा है फॉस्फेट का, तो इसका भी नाम से ही स्पष्ट है, फॉस्फेटेमिया, ठीक है, फॉस्फेटेमिया। बस हाइपो लगा दीजिएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया मीन्स फॉस्फेट का कमी होना, और हाइपरफॉस्फेटेमिया मीन्स फॉस्फेट आयन का बढ़ना। तो इस प्रकार से कुल 11 प्रकार से मैंने आपको ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन था, जिसको हम लोग इन सभी नामों से मेडिकल के भाषा में जानते हैं। तो ये सब याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछेगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसे तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हाइपोनेट्रेमिया के बारे में भी, हाइपरनेट्रेमिया के बारे में भी, हाइपोकैल्शियम के बारे में भी, और हाइपरकैल्सेमिया के बारे में भी, लेकिन मैं आपको हाइपोकैल्सेमिया और हाइपरकैल्सेमिया इस दोनों के बारे में आज जो है चर्चा कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे पूछ सकता है, हाइपोगैल्सेमिया के बारे में भी, हाइपरगैल्सेमिया के बारे में भी, मतलब ग्लूकोज का बढ़ना, ग्लूकोज का घटना, ठीक है ना। गैल्सेमिया, ग्लाइसेमिया और G फॉर ग्लूकोज और G फॉर ग्लाइसेमिया। तो जब भी आ जाएगा ग्लाइसेमिया समझ आइए ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हाइपोकैल्सेमिया क्या होता है, मतलब समझ रहे ना कि कैल्शियम की कमी क्या होता है, बताइए, इसका कारण, लक्षण, प्रबंध सब चीज़ पूछ रहा है। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि कैल्शियम का जो नॉर्मल मात्रा है 8.6 से 10 mg प्रति DL डेसीलीटर में होता है। इतना हम लोग जो देखे हैं ना ऊपर में कैल्शियम का मात्रा। तो जैसे ही इससे कम हो जाएगा तो यह हाइपोगैल्शियम की स्थिति हो जाएगा। इससे कम मतलब हाइपो कमना, और इससे अधिक मतलब अधिकता होना। तो देखिए, जो एक बात ध्यान में दीजिएगा, अब ये होता ये है कि जैसे एक वैल्यू सेट किया गया है, जैसे 8.6 से 10 यहाँ पे सेट किया गया है कैल्शियम के लिए कि शरीर में इतना कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। बट होता ये है, अगर मान गए कि किसी का 8.4 है, ठीक है, तो है तो यह हाइपोगैल्सेमिया की स्थिति, क्योंकि इससे कम गया है, लेकिन यह नॉर्मल होता है। इसके आसपास के जो रेंज होगा ना वह नॉर्मल होता है, ठीक है। मेडिकल चीज़ में कोई भी चीज़ शरीर में कमता है तो उसको स्टेज में हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेप होता है जो कि नॉर्मल होता है, दूसरा स्टेप होता है अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुआ है तो वह हल्का फल्का है, जिसको उतना माइंड लोग नहीं करता है। तीसरा स्टेप होता है कि गंभीर वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे मानिए बीपी नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि 120/80 होता है, जानते हैं ना। अब होता यह है कि 120/80 तो नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ एवरेज जो है अगर किसी को 140 से कम और 90 से कम है तो उसको क्या किया जाता है कि नॉर्मल माना जाता है। हो सकता है ये एक्टिविटी के कारण भी इतना बढ़ गया हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 140 से ऊपर प्लस आता है और नीचे वाला 90 से प्लस आता है तो डॉक्टर इसको हाइपरटेंशन मान लेता है और फिर इसको दिखाना पड़ता है डॉक्टर से, ठीक है। तो यह अलग अलग स्थिति होता है। तो वही मैंने बताया कि जब शरीर के सीरम में कैल्शियम का स्तर जो है 8.6 mg प्रति DL से कम जाता है तो यह स्थिति हाइपोकैल्सीमिया का होता है, और यही हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। अगर इस यहाँ पे हमसे हाइपरकैल्सीमिया पूछता तो हम लोग जानते हैं कि 10 mg प्रति DL होता है, ठीक है, 10 mg प्रति DL होता है। क्या चीज़? DL मतलब देसी लीटर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं यह इतना से अगर अधिक होगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा, मतलब बढ़ जाएगा ब्लड लेवल कैल्शियम का, तो इसे हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति में रखते हैं तो वह हाइपरकैल्सीमिया कहलाएगा। समझ गए ना। तो अब इसके हम लोग जो है विभिन्न तरीके से चीज़ देखना है, कारण किस कारण से जो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटता है, देख लीजिए। जैसे अगर कोई कम जो है कैल्शियम का सेवन करेगा, विटामिन D शरीर में कमेगा, रक्त में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घकालीन कुपोषण मतलब बहुत दिनों से कुपोषण है, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस, अग्नाशय में कोई प्रॉब्लम हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, तो ये सब में जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त हुआ हो, जलन महसूस होता हो, ठीक है,
तो ये सब जो है कहीं ना कहीं डायूरेटिक्स का अधिक उपयोग करना, मतलब जो यूरिन नहीं निकलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का उपयोग करता है, तो उस स्थिति में यह कमता है, हाइपोकैल्सेमिया होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अधिक होगा ना, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है डोनेट करता है तो इस कंडीशन में भी हाइपोकैल्सेमिया होता है, ठीक है ना। और एल्केलोसिस भी इसका एक कारण होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं शरीर में कैल्शियम के कमी होने से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे हम आपको कैल्शियम के बारे में बता रहे हैं। अगर आपसे नाइट्रेमिया के बारे में पूछ ले, मतलब सोडियम के कमी या अधिकता के बारे में पूछ ले, तो परिभाषा तो ही हो जाएगा। सबके रेंज आप देख ही लिए कि कितना से कितना रेंज होता है। तो अगर उससे कम होगा तो हाइपो, अगर उससे अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा। तो डिफिनीशन तो सबके लिख लीजिएगा। रह गई बात कारण और लक्षण का, तो समझ लीजिए सोडियम का कमी जो है किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो भोजन में कमी लेने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डाइट पर रहने से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, एक मैं पढ़ा देता हूँ, इसी के आधार पर आप सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। चाहे आपको सोडियम के बारे में पूछे, बढ़ना कमना, मैग्नीशियम के बारे में पूछे, नॉर्मली आपको 2 ही चीज़ के बारे में, 3 चीज़ के बारे में पूछ सकता है। सोडियम नाइट्रेमिया के बारे में, कैल्शियमिया कैल्शियम के बारे में, और एक ग्लूकोज के बारे में, ग्लाइसेमिया के बारे में होता है। यही 3 आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कब जो है कितना लेवल पर बढ़ता है, कितना लेवल पर घट जाता है, तो परिभाषा हो जाएगा। बाकी किन कारण से घटता या बढ़ता है, कि लक्षण क्या होते हैं, और इसका जो है उपचार क्या होगा, प्रबंध क्या होगा। तो नर्सिंग प्रबंध तो नॉर्मल सभी बीमारी में एक जैसे करते हैं, जो भी चीज़ का दिक्कत होता है उसके लिए उपचार करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा। बाकी आप मेडिकल प्रबंध के लिए क्या क्या कर सकते हैं ताकि इसका लेवल अगर ज़्यादा है तो कम सके, और अगर कम है तो अधिक हो सके, तो मेडिकल के लिए जो है ये सब करते हैं, ठीक है। चलिए कारण देखिए, कारण आपको बता ही दिए कि कैल्शियम से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या के कारण अगर कमी होता है तो वह हाइपोकैल्सेमिया होता है। बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे। लक्षण देख लीजिए, अब किसी को अगर ये चीज़ें होता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होता है तो क्या क्या होता है देख लीजिए। मस्कुलर ट्विचिंग का मतलब है कि मांसपेशी में अकड़न आता है, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प मतलब वही है कि जो है क्रैम्प्स आना, मांस में क्रैम्प्स आना, हाथ पैर संवेदन जो है हीन हो जाएगा, हाथ पैर में झनझनाहट महसूस होगा, फ्रैक्चर होने की संभावना होगा, अस्थि कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, दौरा पड़ सकता है, थकान और चिंता हो सकता है। उसके बाद ट्रोसाट का चिन्ह हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कैल्शियम के समस्या से होते हैं, वो सारे के सारे जो है आपके यहाँ पे लक्षण में दिखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रबंध कैसे किया जाएगा, तो देख लीजिए, ओरल या आईवी लाइन के द्वारा कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा। अगर किसी को थोड़ा मोड़ा कमी होगा तो मुँह ओरल के माध्यम से पिल्स वगैरह दवाई देंगे कैल्शियम का। अगर बहुत ज़्यादा कमी होगा तो इंट्रावेन के माध्यम से कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। सीवियर हाइपोकैल्सेमिया के उपचार हेतु मरीज को कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी द्वारा दिया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, सीवियर कंडीशन में है, गंभीर कंडीशन में है, तो उसे आईवी के द्वारा कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, ठीक है, ताकि नॉर्मल पेशेंट आ सके। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार देना चाहिए। मरीज को विटामिन डी की पूरा खुराक देनी चाहिए। मरीज को सीरम कैल्शियम स्तर की नियमित जाँच होती रहनी चाहिए ताकि पता चले, और मरीज को चिकित्सीय निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से एक मरीज को जो है प्रबंध आप एज ए नर्स कर सकते हैं। अब एज ए नर्स आपको तमाम व्यवस्था करना पड़ता है या बताना पड़ता है जो एक पेशेंट के लिए हो सकता है प्रबंध में, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे बता दिया गया, कारण लक्षण और प्रबंध हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए और क्या है कि मरीज को दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानी रखने की सलाह देनी चाहिए। कैल्शियम को कभी कभी इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाना, कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाना चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। अगर आईवी के इंजेक्शन देते हैं, कैल्शियम का इंजेक्शन दे रहे हैं तो कभी भी मांस में नहीं देनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। मरीज को टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन, बीपी एवं बॉडी वेट नियमित रूप से चेक करनी चाहिए। मरीज को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रबंध है जो आप कर सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया वाले पेशेंट के लिए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हाइपरकैल्सेमिया क्या होता है। तो मेरे डियर, आप लोगों को पता है कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हाइपरकैल्सेमिया, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का अधिकता। तो हमने आपको बताया था 8.6 से लेकर 10 तक जो है नॉर्मल होता है, ठीक है, यह समान वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 8 हो जाता है और किसी को 11 हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, यह भी स्थिति बन सकता है, बट यह चीज़ें कंट्रोल लायक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा
कि सीरम कैल्शियम का स्तर अगर 11 mg 11 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है। इसलिए 11 है, क्योंकि 10 और 10.5 और अगर 11 हो जाएगा तो ये कोई कैल्शियम की मात्रा उतना अधिक नहीं हो जाएगा जिससे दिक्कत हो, ठीक है। इसलिए यह 11 यहाँ पे इसको रखा गया है कि इतना होने के बाद अगर कोई बढ़ता है कैल्शियम तो प्रॉब्लम होगा, तो जो है कैल्सीमिया की स्थिति होती है। कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। कैल्शियम का अधिक सेवन करना, एसिडोसिस, ठीक है, विटामिन डी का ओवरडोज लेना, हाइपरथायराइज्म, कैंसर, ये सब कारण जो है हो सकते हैं जिसके कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रहा है। देख लीजिए, थाइजाइड डायूरेटिक का अधिक उपयोग करना, गुर्दीय विफलता, रीनल फेलुअर। अब अगर आपका शरीर में रीनल फेलुअर है, किडनी फेल कर गया है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का ओवरडोज ले रहे हैं, कैंसर है या हाइपोथायराइज्म हो रहा है या एसिडोसिस है या कैल्शियम का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो ये सब कारण बनता है आपके कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहता है, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं तो आपको पता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा भी कैल्शियम हो जाएगा तो आपका शरीर का जो मस्कुलर सिस्टम है कमज़ोर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, एकाग्रता में कमी आने लगेगा, कब्ज हो जाएगा, भूख कम लगेगा, मूत्र प्रवाह जो है बढ़ जाएगा, बार बार प्यास लगेगा, फ्रैक्चर होने की भी संभावना अधिक होगी और अस्थि में दर्द होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रमांकुचन गति कम होना, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अधिक हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब समझिए कि किसी चीज़ का अधिक बढ़ना भी दिक्कत है और किसी चीज़ का अधिक कमना भी दिक्कत है। तो नॉर्मल रेंज में आसपास अगर है वैल्यू तो ठीक है, बढ़ना दिक्कत की स्थिति है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग प्रबंध देखेंगे कि क्या प्रबंध आप कर सकते हैं एक हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम के बढ़े हुए मरीज के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मरीज को कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में देनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो वैसे पदार्थ कम देनी चाहिए। मरीज को 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, ठीक है। मरीज को नॉर्मल सलाइन IV मार्ग द्वारा देना चाहिए ताकि कैल्शियम को मैनेज कर सके नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सीरम कैल्शियम स्तर को कम करने के लिए मरीज को कैल्सीटोनिन भी दिया जा सकता है। कैल्सीटोनिन मरीज को कैल्शियम के स्तर को सीरम में कम करता है। मरीज को ब्लड कैल्शियम लेवल नियमित रूप से जाँच और नोट करनी चाहिए और इस प्रकार से कुछ इसमें ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है तो उसके कम करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट लगाना नहीं पड़ता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकता है, ठीक है। नियमित रूप से जांच करें और कैल्सीटोनिन का दवाई दे सकते हैं स्तर कम करने के लिए, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं स्तर कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला सकते हैं कम करने के लिए और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की भी कमी कर सकते हैं भोजन में, जिससे मरीज का जो है कम हो सके स्तर कैल्शियम का, ठीक है। तो ये जो है प्रबंध हो गया, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको जितना हो सके अच्छे से बता दिया हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैं जो ऊपर में लेवल बताया हूँ वह लेवल एक नॉर्मल है, उसके थोड़ा इधर और थोड़ा उधर होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा अगर लेवल इधर हो गया या थोड़ा लेवल उधर हो गया तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल में पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, पॉइंट 1, 2, 3, 4 का 5 का फ़र्क हो सकता है पॉइंट में, लेकिन यह पॉइंट अगर डिजिट में आ जाता है, 1 का फ़र्क हो गया, 2 का फ़र्क हो गया, 3 का फ़र्क हो गया, तब जाके यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम का 8.6 देखें, अगर यह सीधा 8 में ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर 10 हम लोग देखे हैं, अगर 10 से लेकर 1, 10.2 या 10.8 हो गया है कैल्शियम का लेवल, तो इससे बढ़ा हुआ स्थिति तो है ही, लेकिन इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ता है। लेकिन यह अगर डिजिट में चल जाए, 10 के बाद 11 हो जाए, मतलब 1 अंक बढ़ गया, तो इससे अब अगर अधिक हो गया तो प्रॉब्लम है शरीर के लिए। उसी प्रकार से अगर कम वाला 8.6 है तो यह पॉइंट अगर घटता है तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यह डिजिट घटने लगे, मतलब अगर 7 से कम हो जाए, 7.9, 7.7, 7.8 अगर ऐसे हो जाए, 7 में आ जाए तो फिर प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से सभी सीरम लेवल का हम लोग देखते हैं, अगर थोड़ा बढ़ा रहे, थोड़ा कम रहे पॉइंट में, तो उससे जो है ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है, उसको हम उसी लेवल में मानते हैं जो नॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा पॉइंट में से डिजिट में परिवर्तन हो गया है, डिजिट में कम गया है या बढ़ गया है, तो फिर दिक्कत की बातें होती हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस प्रकार से हम हाइपोग्लाइसेमिया देखे हैं, हाइपोकैल्सीमिया देखे हैं और हाइपरकैल्सीमिया देखे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप जो है वैल्यू जानते हैं कि कौन हाइपर होता है, कौन जो है हाइपो होता है, और अलग अलग
ग्लूकोज के लिए, मैग्नीशियम के लिए, क्लोराइड के लिए, तो आपसे कुछ भी पूछेगा इस प्रकार से क्वेश्चन को, तो आप लोग अच्छे से उसका कारण, लक्षण और प्रबंध लिख दीजिएगा एक ही क्वेश्चन के आधार पर। जो ये क्वेश्चन ऊपर में बताया ना, हाइपोकैल्सेमिया और हाइपरकैल्सेमिया और हाइपोकैल्सेमिया, इस दोनों के आधार पर ही कारण, लक्षण और सारे, जैसे हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है ना, हाइपरमैग्नीशियमिया, हाइपरमैग्नोसिमिया, तो ये सब आप लोग जो है लिख लीजिएगा इसी के आधार पर, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।